तो बच्चों आज हम लोग देखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का कोई रिवीजन, ठीक है, टर्म 1 के लिए। ठीक, तो देखिए करंट बेटा क्या होता है, करंट क्या है बेटा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे कहीं पे आपको क्यू फंक्शन दे दिया टाइम का, टी स्क्वायर प्लस 3t+4, तो आपसे इंस्टेंटेनियस करंट पूछे तो क्या करेंगे आप, आई इंस्टेंटेनियस तो हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, और अगर आई एवरेज पूछेगा तो क्या हो जाएगा, क्यू T2 माइनस क्यू T1 अपॉन T2 माइनस T1। तो करंट पे इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा आई इक्वल टू क्यू इक्वल टू होता है एन ई, तो एन ई बाई टी भी आपको इस्तेमाल करना पड़ सकता है कहीं कहीं, तो आप इसको नोट कर लिएगा, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सेकंड आते हैं, देखिए करंट में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, अगर किसी कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो जिससे कंडक्टर में जो चार्ज होता है वो मूव करना शुरू होता है जिस वेलोसिटी से, उसे हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जैसे मान लिया मीन फ्री पाथ वी, अगर मीन फ्री पाथ लैम्डा है तो लैम्डा बाई टाउ इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। इलेक्ट्रॉन एक तरह से जैसे सेना के जवान लाइन में चलते हैं उसी तरह से इलेक्ट्रॉन चलते हैं और एक दूसरे से कोलिजन करते हुए चलते हैं, तो एक सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है दैट इज रिलैक्सेशन टाइम। टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। इसी तरह सोल्जर्स की तरह इलेक्ट्रॉन आपका पॉजिट्रॉन निगेटिव की तरफ जाता है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चलना शुरू होता है। बैटरी इसको एनर्जी देती है QB। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैं डेरिवेशन के लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, बाकी मैं यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला रखे हैं, क्या याद रखना है, ई टाउ अपान एम। ठीक है, ई टाउ अपान एम, वेयर ई इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ रिलैक्सेशन टाइम, एम इज द मास। अब इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर बढ़ाएं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, तो जो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा आपका घटेगा, तो रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, घटेगी। इसलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीजेज। ठीक है, अब अगर इसको पोटेंशियल के टर्म में जाएंगे तो क्या होगा, वी डी इज इक्वल टू ई वी टाउ अपान एम एल। एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, तो कई बार आपसे पूछा जाए कि लेंथ को इंक्रीज कर दिया जाए तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो लेंथ को इंक्रीज करने पे क्या हो जाएगा, वी डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरी चीज़ होती है आपकी, यहीं पे पढ़ लेते हैं, मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होता है, म्यू इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको अगर डिवाइड करें तो आपका मोबिलिटी क्या बचेगा, मोबिलिटी बचेगा ई टाउ अपान एम। तो यानी मोबिलिटी सिर्फ आपकी किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे, और किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं पड़ती। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बोर्ड में पूछा जा सकता है कि अगर पोटेंशियल को डबल कर दिया जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो वहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मोबिलिटी इज इक्वल टू ई टाउ बाई एम ही होता है केवल। ठीक है बेटा, तो इसको याद रखेंगे। अब देखिए इसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट के साथ रिलेशन, करंट के साथ रिलेशन याद रखेंगे, उसमें न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, रीजनिंग पूछी जा सकती है। ठीक, तो आई इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा बेटा, क्यू बाई टी। ठीक, अगर क्यू यहाँ पे कहें तो यहाँ पे होगा एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन इंटू ई बाई टाउ टी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर हम कहें एन को, अगर यहाँ पे टाउ निकालना चाहें, एन ई बाई टाउ होगा एवरेज रिलेशन टाइम, तो टाउ इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, एल बाई डी टी। अगर ये लेंथ पूरी एल है तो यही मेन फ्री पाथ हुआ, तो यहाँ से वी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल बाई टाउ। ठीक है, और n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हमने लिख दिया एन ए इंटू एल। एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ए इज द एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ हो गया वॉल्यूम। इसका मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पे स्मॉल एन ए एल ई माइनस अपॉन ये हो जाएगा एल बाई वी डी, ऊपर चला गया तो एल एल कट गया, यानी आपका आई के साथ रिलेशन क्या मिलेगा, एन ई ए बी डी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। कहीं पे अगर दो कंडक्टर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है उस केस में क्या होगा, करंट कांस्टेंट रहेगी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वेरिएशन इस तरह से हमें
निकालना होगा। कहीं पर अगर कई सारे कंडक्टर हैं जिनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है तो क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, उसमें NEAVD आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब इससे एक तरह से और देखें हम, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ किस तरह से आता है। यहीं से अगर आप देखें ध्यान से तो I/A क्या होता है, J। अभी आगे देख लेंगे हम लोग करंट डेंसिटी। तो जितने फार्मूले मैं इंपॉर्टेंट लिखते जा रहा हूँ इनको आपको ध्यान में रखना है, इन पे बेस पे क्वेश्चन आपके बोर्ड में आएगा। हमने देखा I = NEAVD। VD अभी हम देख चुके हैं, VD की वैल्यू रख दीजिए NEA, ये हो गया EV/ml। अभी आपने पढ़ा तो ये मिला हमको NE²A/ml × V = I। अगर V को हम इक्वेट करें तो क्या हो जाएगा, ml/NE²A × I। अगर ध्यान से देखें तो ये चीज़ क्या है, अगर हम कहते हैं फिजिकल कंडीशन और टेम्परेचर रिमेनिंग अनचेंज, अगर फिजिकल कंडीशन और टेम्परेचर को अनचेंज रखा जाए तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर को अनचेंज रखेंगे रिलेक्सेशन टाइम कांस्टेंट हो जाएगा। बाकी ये सारी फिजिकल कंडीशन है, मास, लेंथ और एरिया। ठीक है, तो यानी क्या हो जाएगा, B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, दैट इज ओम्स लॉ। यानी फिजिकल वो कंडीशन जब लग जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, ओम्स लॉ। अब इसको अगर हम कंपेयर करें बेटा V = IR से, अगर इसको हम कंपेयर करते हैं V = IR से तो हमको क्या मिल जाएगा, V = IR से कंपेयर करें तो I × R, तो यानी R = हमको मिल जाएगा ml/NE²A/τ। ठीक है, अब देखें हमको पहले पता है, यानी रेजिस्टेंस के लिए हमको फार्मूला निकल के ये आ गया। अगर हम इसको देखें ध्यान से, R = ρl/A, तो रेजिस्टिविटी हमारी क्या हो जाएगी, m/NE²τ। ठीक है, यानी देखिए रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करेगी, ये भी खाली टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी और किसी पर डिपेंडेंट नहीं होगी, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये रेजिस्टिविटी क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एक ऐसे कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो 1 मीटर लेंथ हो और 1 मीटर एरिया क्रॉस सेक्शन। तो आपको इससे भी पूछा सकता है रीजनिंग, रेजिस्टेंस को भी चेंज करके पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे आपसे सवाल कह दिया कि कोई एक वायर था जिसको स्ट्रेच कर दिया गया 3 टाइम्स। ठीक है, 3 टाइम स्ट्रेच किया है, तो इसके लिए आप डायरेक्ट फार्मूला याद रखिएगा n² × R1। R' जो R फाइनल हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, R इनिशियल का n² × R इनिशियल, अगर स्ट्रेच किया जा रहा है। ठीक है, अगर कंप्रेस किया जाएगा तो भी कितने टाइम्स किया वो n की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, 2 टाइम किया गया तो 1/2 रख देंगे अगर कंप्रेस किया गया है। ठीक, तो इस तरह से डायरेक्ट आप निकाल लेंगे कि रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। ठीक है, कट करने पर रेजिस्टेंस में क्या होगा, खाली लेंथ का चेंज होगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आप ध्यान रखेंगे इन बातों को, इन पर रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। आपने देख लिया V = ये फार्मूला है, R = रेजिस्टेंस ये आ गया, ρ = ये आ गया। अब देखिए रेजिस्टिविटी आ गई, इसके बाद देखिए कंडक्टिविटी। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी। अगर हम सिग्मा कहें तो सिग्मा क्या आ जाएगा, NE²τ/m, ये आ जाएगा कंडक्टिविटी। अब अगर हम ध्यान से देखें तो अगर हम यहाँ से निकालें, निकालें करंट डेंसिटी J, तो J = क्या आ जाएगा, सिग्मा × E। सिग्मा × E आ जाएगा। इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी है। J इज़ द करंट डेंसिटी, सिग्मा हो गई आपकी कंडक्टिविटी, E हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये रिलेशन इतने हैं, इन पे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। अगर आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इतने याद रखेंगे तो आपके सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, समझ गए। अब ध्यान रखिएगा, देखिए जो कंडक्टिविटी है कंडक्टर्स की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है, लेकिन अगर आप सेमी कंडक्टर में चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि सेमी कंडक्टर में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी करंट कैरियर्स बढ़ेंगे तो उसकी कंडक्टिविटी इंप्रूव होगी। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, वेयर एज इन केस ऑफ कंडक्टर्स कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। एक तो ये सवाल हो गया आपके ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड कौन कौन से आ सकते हैं। इसके बाद देखिए आपको ध्यान रखना कलर कोड रजिस्टर। कलर कोड रजिस्टर बेटा क्या है, आपकी एक स्ट्रिप होती है, ठीक है, जिसमें 3 स्ट्रिप यह करीब करीब होता है, एक आखिरी में यार ये मे आर मे नॉट, ये हो सकता है नहीं हो सकता। इसमें पहली सिग्निफिकेंट फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर देता है, सेकंड वाला सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, और थर्ड वाला देता है मल्टीप्लायर, ठीक है, और ये देता है टॉलरेंस लिमिट, मतलब एरर। अगर आपका नो कलर है, अगर आखिरी में कोई कलर नहीं है तो 20%, गोल्ड है तो 5%, सिल्वर है तो
10% का एरर होगा। ठीक है, ये आखिरी वाला कॉपर सिल्वर गोल्ड या नो कलर का होगा। इसके पहले वाले हो सकते हैं, इसके लिए याद रखें बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ। ठीक है, तो ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये जाएंगे। ये ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रे ब्लू। ठीक है, फिर क्या आएगा बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ। ठीक है, यह ग्रीन हो गया, ये हो गया वॉयलेट, ये हो गया ग्रे, ये वाइट। तो ये कलर आपको सीक्वेंस याद रखेंगे, कलर का नंबर क्या है इसमें। पहला जैसे मान लो पहला हमने दे दिया येलो, ये येलो कलर का है, ये मान लो ब्लैक कलर का है और ये आखिरी वाला रेड कलर का है। तो येलो पे देखिए कितना 4, यानी पहला सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो गया। फिर दूसरा देखिए आपका दिया है ब्लैक कलर में 0 है तो 0, फिर इंटू 10 टू के पावर, थर्ड वाला रेड है, रेड पे 2 यानी 10 टू के पावर 2, और प्लस माइनस मान लो नो कलर है तो 20%। ठीक है, इस तरह से आपका रजिस्टर निकलेगा। तो कलर कोड रजिस्टर भी आपको दिमाग में रखना है। इसके 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नहीं आया तो हमसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक, मैं आपको फिर से बता दूंगा। अब इसके बाद देखिए आता है आपका रेजिस्टेंस क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी ओम। ठीक, R इज इक्वल टू, अभी आपने पढ़ा रो L/A, या R इज इक्वल टू ml/NE²A टाउ, याद रख सकते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग है, ये फार्मूला आप देख चुके हैं, उसको याद रखिएगा। ठीक है, पोटेंशियल क्या होता है, V इज इक्वल टू W/Q। ठीक, इसको भी याद रखेंगे। V इज इक्वल टू IR, दैट इज ओम्स लॉ। ये फार्मूला याद रखेंगे, सब पुराने फार्मूला, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। इसके बाद देखिए मेन बेसिकली आपका आएगा EMF और टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, EMF क्या होता है, जैसे कोई सेल है आपका, ठीक है, सेल में ये यहाँ पे लगा है इंटरनल रेजिस्टेंस R, ये E, तो जो मैक्सिमम पोटेंशियल ये सप्लाई कर सकता है वो होगा EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, मैक्सिमम पोटेंशियल सप्लाइज बाय द बैटरी इज कॉल्ड EMF। टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, जब इसको लोड रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, तब जो इससे करंट फ्लो होने लगी उस समय। ठीक, उस समय देखिए I इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, I इज इक्वल टू E/R प्लस स्मॉल r, यानी E इज इक्वल टू I इंटू R प्लस I इंटू स्मॉल r। ये हो गया आपका V प्लस IR। तो यहाँ पे जो V आया दैट इज E माइनस IR, ये है आपका टर्मिनल वोल्टेज। ये क्या है, टर्मिनल वोल्टेज। ठीक, अब ये किस केस में है, डिस्चार्जिंग, मतलब जब आप बैटरी को यूज कर रहे होंगे। ठीक है, अगर यही आ जाए चार्जिंग का सीन, अगर बैटरी को कहीं पे उल्टा जोड़ के हम चार्ज कर रहे हैं तो V इज इक्वल टू क्या मिलेगा, E प्लस IR। ये फार्मूले आप बिल्कुल याद रखेंगे, इन पर सवाल आपके आ सकते हैं। ठीक, अगर कह दिया जाए आप इस केस में V और I के ग्राफ बनाइए, V और I का ग्राफ बनाना हो उसके केस में, तो जब करंट 0 है तो EMF क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। ठीक है, इसके बाद जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे ये घटता जाएगा और इस तरह से आएगा ग्राफ कुछ। ठीक है, ये हो जाएगा आपका V और I का ग्राफ किसके केस में, इसके केस में। ठीक, अगर V और कैपिटल R का ग्राफ कहेगा बैटरी केस में तो ध्यान रखिएगा, V और कैपिटल R का ग्राफ अगर कहेगा तो वो कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। तो आप समझ गए EMF क्या होता है। अब बैटरी का कनेक्शन, बैटरी का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन आपसे पूछा जा सकता है। सीरीज में क्या होगा, अगर एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से जुड़ा है, डायरेक्टली आप जोड़ते गए तो वो हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन अगर हम कहें तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, मान लीजिए एक बैटरी थी, उसके साथ ये R1 E1, फिर दूसरी बैटरी हमने जोड़ दिया E2 R2, ऐसे आगे बढ़ते जाइए, तीसरी बैटरी जोड़ दिया E3 R3। तो इस केस में जो E इक्विवेलेंट होगा वो सारी बैटरीज का सीधे सम कहाँ तक ले जाएंगे, N तक। ऐसे मान लो R इक्विवेलेंट भी क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 से लेके Rn तक। और इस केस में करंट जो आएगी वो E इक्विवेलेंट अपॉन कैपिटल R प्लस
स्मॉल आर इक्विवेलेंट, मतलब ये आ जाएगा आपका, अगर मान लो ये है, अगर इफ़ क्या है, इफ़ देयर आर एन सेल ईच ऑफ EMF E, अगर सबका EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, तो आई सीरीज में जो होगा वो क्या हो जाएगा, NE अपॉन कैपिटल R प्लस NR। ठीक, ये आपका इक्विवेलेंट करंट आ जाएगा अगर सारे सेल को सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए, सारे का EMF E हो और इंटरनल रेजिस्टेंस R हो, तो इस तरह से आएगा। ठीक, ऐसे ही पैरेलल का कॉम्बिनेशन, अगर पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, मान लीजिए ये E1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, ऐसे दूसरी बैटरी कोई है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस E2 R2 है, तो ध्यान रखिएगा ये क्या हो जाएगा, आपने कोई लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस कनेक्ट कर रखा है R, तो यहाँ पे देखिए E इक्विवेलेंट जो आएगा वो आएगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। ध्यान रखिएगा अगर इन बैटरी के टर्मिनल्स उल्टे हैं तो एक को प्लस कर देंगे, एक को माइनस कर देंगे। अगर बैटरी का मान ले प्लस इधर प्लस प्लस ऐसे प्लस प्लस एक साइड नहीं जुड़ा है, एक साइड प्लस एक साइड माइनस जुड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E1 R2 माइनस E2 R1। ठीक है, अगर मान लीजिए बैटरी ऐसे जोड़ दिया जाए, एक बैटरी ऐसे लगी है, इस तरह से जोड़ा जाए, ये E1 है, ये E2 है। ठीक, तो उस केस में क्या हो जाएगा, E1 R2 माइनस E2 R1 अपान R1 प्लस R2। ठीक है, तो पैरेलल में इक्विवेलेंट इस तरह से आएगा EMF। ठीक है, और R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सीधे पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, अब देखिए कैसे आएगा, यहाँ पे देखिए आपका जो पैरेलल में करंट आएगा IP इज इक्वल टू, वो आ जाएगा E अपॉन NE अपॉन N इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r, अगर N सेल को पैरेलल में कनेक्ट किया गया, क्योंकि R इक्विवेलेंट क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2 से कहाँ तक 1/Rn। ठीक, और E इक्विवेलेंट क्या होता है, समेसन I इज इक्वल टू 1 से N, ये होता है EI RI अपान RI, या कह सकते हो E2 R1 प्लस, ठीक है, इसमें EMF इस तरह से आता है। ठीक है, E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3, इस तरह से ऐसे राइट करके आएगा। ठीक, तो यहाँ पे इस तरह से आपका EMF निकल जाएगा। आपको ज़्यादा अगर N सेल का ही पूछा जाएगा बस। ठीक है, अगर मिक्स्ड ग्रुपिंग आ जाती है इसके बाद, देखिए नोट कर लीजिएगा, अगर कहीं पे क्या होता है मिक्स्ड ग्रुपिंग, मिक्स्ड ग्रुपिंग क्या है, N सेल क्या है सीरीज में और M टाइम्स पैरेलल कर दिया गया, मतलब कि ऐसे इस तरह से आपने N सेल लगाया, फिर उसको M बार पैरेलल कर दिया गया। M बार पैरेलल जब कर दिया गया तो क्या हो जाएगा, I जो करंट आएगा वो MNE अपॉन M इंटू कैपिटल R प्लस N इंटू स्मॉल r आ जाएगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए, MR इज इक्वल टू NR जब होगा उस समय क्या होगा, मैक्सिमम करंट, उस समय सेल क्या देगा, मैक्सिमम करंट। ठीक है, और M इंटू N क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ सेल। ठीक, M इंटू N क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ सेल, और इस केस में आप याद रखेंगे मैक्सिमम करंट की कंडीशन क्या है, MR इक्वल टू NR हो। ठीक है, इसके सवाल देखिए इस तरह से पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक, ये हो गया बैटरी का कॉम्बिनेशन। ठीक, इसके बाद देखिए आपका है किरचॉफ का लॉ। किरचॉफ के 2 लॉ हैं, आप ब्रीफ में जाने के लिए मेरा वीडियो देख सकते हैं, पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी का पढ़ा हुआ है उसमें, मैं यहाँ पे उसका आउटलाइन बताऊँ जैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे किरचॉफ का फर्स्ट है जंक्शन रूल, क्या है, जंक्शन रूल, बहुत पूछा जाता है। ये किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड। जंक्शन रूल क्या कहता है, किसी पॉइंट पे अगर बहुत सारी करंट आ रही हैं और कुछ करंट जा रही हैं, तो आने वाली करंट पॉजिटिव, जाने वाली करंट क्या होता है, निगेटिव। यहाँ पे समेसन आई क्या होगा, 0, टोटल सम ऑफ करंट मीटिंग एट द जंक्शन इज 0। ठीक है, ये किस पे बेस्ड होगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। दूसरा वाला क्या है आपका, दूसरा है आपका किरचॉफ का लूप लॉ। लूप लॉ क्या कहता है, सम ऑफ द पोटेंशियल प्लस सम ऑफ द EMF थ्रू अ क्लोज लूप इज 0। किसी क्लोज लूप में सारे पोटेंशियल का सम क्या होगा, 0। जैसे मान लिया कोई सर्किट है ऐसे,
इस तरह से जिसमें हम चलें तो इसके सारे सम ऑफ ईएमएफ सारे, क्योंकि एक पॉइंट से चल के यहीं पे पहुंचेंगे तो क्या हो गया, नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि यहाँ जहाँ चले थे वहीं पहुंचेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, जीरो। इसीलिए कहा गया कि सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो। ठीक, ये किस पे बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो किरचॉफ का जो पहला रूल है वो किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। दूसरा रूल किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। ठीक है, अब इनके बेस पे बाद में आएगा आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, अगर आपके 4 रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं PQRS, ठीक है, आपके 4 रेजिस्टेंस 5 रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं कहीं पे PQRS सच दैट, जैसे मान लीजिए कि आपका ये P है, दूसरा इससे कनेक्ट है वो Q है, फिर इस तरह से ऐसे इधर R है और यहाँ पे S है, PQRS, और एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस मान लो कुछ भी कनेक्ट है। ठीक, और यहाँ पे बैटरी लगी हुई है। ठीक, तो यहाँ पे अगर P/Q इज इक्वल टू R/S है तो ये पॉइंट और ये पॉइंट इक्विपोटेंशियल से जाते हैं और इससे कोई करंट फ्लो नहीं होती है। इसे हम क्या कहते हैं, आपका व्हीटस्टोन ब्रिज या फिर बैलेंस ब्रिज। ठीक है, इसका प्रूफ मैंने पूरा आपको करा रखा है वीडियो में, मेरे लेक्चर्स जाके करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले देख सकते हैं अगर आपको पूरा समझना है। फिलहाल एग्जाम पॉइंट आपसे भी बैलेंस ब्रिज का कंडीशन यह याद रखेंगे, अगर 5 रेजिस्टेंस हैं और जिसमें 2 का रेशियो बराबर है, P/Q इक्वल टू R/S है, तो उस केस में जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसको कहेंगे आप, देखिए कई बार ऐसे भी लिखा रहता है P/Q इक्वल टू R/S होता है, तो कई बार ऐसे भी लिखा होगा P/R इक्वल टू Q/S। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रिज बैलेंस है, क्योंकि यही चीज़ देखिए P/Q इक्वल टू R/S है, तो इसको यहाँ ले आए तो भी ब्रिज बैलेंस ही दिखेगा। तो ये है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, इस पर बेस्ड आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कुछ कॉमन मैंने करा रखे हैं, इसके लिए आप ज़रूर देखें वीडियो अगर आपके पास समय हो, वरना इस समय आप इसी चीज़ों को थोड़ी थोड़ी रिवाइज करके जाइएगा, एग्ज़ाम आपका अच्छा जाएगा। अब देखिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं किस पे, मीटर ब्रिज पे, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मीटर ब्रिज क्या होता है बेटा, एक ऐसी डिवाइस है, डिवाइस यूज टू फाइंड वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ठीक, दूसरी चीज इसका प्रिंसिपल क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज पे इसका प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, व्हीटस्टोन ब्रिज पे। ठीक, इसमें कॉपर की स्ट्रिप, थिक स्ट्रिप लगाई जाती हैं, थिक स्ट्रिप कॉपर, क्योंकि रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, जब एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। ठीक, इसमें देखिए किस तरह से होता है, ये यहाँ पे एक पॉइंट होगा, इससे 1 मीटर वायर लगा होगा, ये वायर 1 मीटर का होगा, इसीलिए इसका नाम मीटर ब्रिज होता है। ठीक है, मैं रफली डायग्राम बना रहा हूँ, कुछ इस तरह से होगा ऐसे। ये कुछ है आपका मीटर ब्रिज, इसमें एक अक्रॉस आपका अननोन रेजिस्टेंस X, यहाँ पे लगा देंगे रेजिस्टेंस बॉक्स। ठीक है, जिससे आप रेजिस्टेंस अप्लाई कर सकते हैं। इसके एक पॉइंट से यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करके, जॉकी कनेक्ट करके इस पे ले जाएंगे, यहाँ पे ऑक्सिलरी सर्किट कंटेन होगी, स्विच लगी होगी, इस तरह से कुछ आपका ये होगा आपका मीटर ब्रिज। ठीक है, अब मीटर ब्रिज में बेसिकली आपको क्या देखना है बेटा, बैलेंस ब्रिज है, इस वायर का रेजिस्टेंस मान लीजिएगा स्मॉल r पर यूनिट लेंथ, स्मॉल r इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर पर यूनिट लेंथ। तो जहाँ पे जीरो डिफ्लेक्शन देगा, इसके मतलब इससे कोई करंट आ नहीं रही है, तो वो वाली कंडीशन व्हीटस्टोन ब्रिज वाली P/Q इक्वल टू R/S फॉलो होगी। मान लो इसका रेजिस्टेंस LR हो गया, तो ये हो जाएगा 100 माइनस L इंटू R, वेर स्मॉल r इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका, इसमें जो जो सवाल पूछते हैं मैं आपको एक्सप्लेन किया रहा हूँ, इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाना है। यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा आपको बेटा, इफ़ गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, अगर मान लीजिए इसको आपने इस पर स्लाइड कराया और यहाँ पे मिला नो डिफ्लेक्शन L पे, तो क्या होगा आपको उस समय X/R इक्वल टू
LR/100 माइनस L इंटू आर होना चाहिए, क्योंकि यही तो व्हीटस्टोन ब्रिज कहता है कि इसके क्रॉस का जो रेजिस्टेंस होगा और इसके रेजिस्टेंस का रेशियो इसके रेशियो के बराबर होगा, अगर आपका गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं आ रही है तो, ठीक। यानी ये आर कट गया आपका, तो एक तरह से आपको x इक्वल टू क्या मिलेगा, L/100 माइनस L इंटू आर इंटू कैपिटल आर आपने क्या किया, अप्लाई, तो x अननोन रेजिस्टेंस निकल आया। बेटा आपको ध्यान ये देना है बस, जो इधर अगर इधर रेजिस्टेंस बॉक्स लगा है तो दिस अपान दिस करेंगे तो इधर का जो लेंथ बैलेंस वाला होगा दिखाएगा, वो अपान वो ही करना है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि फार्मूला L/100 माइनस L ही हमेशा आएगा, क्योंकि कई अगर इस x को हमने इधर कर दिया अभी और ये चीज़ L आई इधर से 0 से, तो आप क्या कहेंगे, तो उस केस में 100 माइनस L/L इंटू आर हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लिया x को मैंने इधर लगा दिया तो थोड़ा क्या हो जाएगा, इंटरचेंज है, उससे ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है फार्मूले के लिए, ठीक। बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि दिस रेजिस्टेंस अपान दिस रेजिस्टेंस इक्वल टू इस वायर का रेजिस्टेंस अपान इस वायर का रेजिस्टेंस। वहाँ आप देख के अगर डायग्राम आता है डायग्राम में देख के लिख सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या बनता है बेटा, कहा जाता है अगर x और रेजिस्टेंस बॉक्स को इंटरचेंज किया जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर x और r को इंटरचेंज करेंगे तो बैलेंस पॉइंट भी क्या हो जाएगी, इंटरचेंज। अगर x r को इंटरचेंज किया जाएगा तो बैलेंस पॉइंट क्या हो जाएगी, इंटरचेंज। दूसरा पूछा जाता है कि ये गैल्वेनोमीटर और ये बैटरी की पोजीशन एक्सचेंज की जाए, तो अगर गैल्वेनोमीटर और बैटरी की पोजीशन को एक्सचेंज करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रिज कैसा है, बैलेंस्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 2 पॉइंट, ये ज़रूर याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहली चीज़ है एक्सचेंज ऑफ E एंड G, तो क्या हो जाएगा, नो इफेक्ट, ठीक। दूसरा है एक्सचेंज पोजीशन ऑफ X एंड R, बैलेंस पॉइंट इंटरचेंज। अगर पहले आपको यहाँ पे LR पे नल पॉइंट मिला था, अब X को उधर ले गया तो इधर क्या हो जाएगा, 100 माइनस L इंटू आर, ठीक है, समझ गए। तो इस पे ये 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी मैंने बता दिया कि थिक स्ट्रिप्स क्यों की जाती है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है। यही सारे क्वेश्चन और कुछ खास नहीं, बाकी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी तो आप रखे वैल्यूज उस फार्मूले पे निकाल ही सकते हैं, ठीक। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ आई दैट इज मीटर ब्रिज, वो पोटेंशियोमीटर, सॉरी क्या आया, पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर हम क्या है बेटा, एक ऐसी डिवाइस है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज में सवाल आना आपके एग्जाम में पक्का है। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, डिवाइस यूज्ड टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस, दूसरी चीज़ EMF और कंपेयर EMF। हम किसी 2 सेल का EMF कंपेयर कर सकते हैं, किसी एक बैटरी का पता दूसरी बैटरी का EMF निकाल भी सकते हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, इसमें 100 मीटर के कई सारे वायर लगा दिए जाते हैं, ठीक। ये 100 मीटर के वायर इस तरह से ऐसे लगे मिलेंगे आपको, ठीक है। ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं। ऐसे मान लो टर्मिनल से यहाँ, ठीक। यहाँ पे क्या होगा बेटा, इसके साथ एक ऑक्सिलरी सर्किट लगी होती है। ये बैटरी आपकी मान लो E1 है, E1 ने मान लो, इसको मान लो E एक्सटर्नल, EX लिख दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे स्विच लगी होगी और ये इस तरह से। यहाँ पे देखिए अगर हमने क्या कर दिया, 2 सेल्स लगा दिए, ये E1 और ये E2, और यहाँ पे डुअल स्विच लगा दिया गया, ठीक। ये डुअल स्विच लगा है, इसके साथ गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया गया, जॉकी आके इस पे यहाँ से स्लाइड कराना शुरू किया, ठीक है। अगर इस तरह से डायग्राम सर्किट बना है, E1 E2 बना है हुआ है और डुअल स्विच लगी हुई है, इसका मतलब इसको या तो हम यूज कर सकते हैं EMF कंपेयर करने के लिए, या तो यूज करेंगे EMF कंपेयर करने के लिए, या फिर किसी एक बैटरी का EMF हमको पता होगा, एक का नहीं पता होगा तो निकाल सकते हैं, ठीक है।
अब इसका प्रिंसिपल क्या बेस्ड है कि फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ द वायर यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे K इंटू L, तो K इज इक्वल टू क्या होगा बेटा V/L, बेसिकली पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये चीज़ सबसे पहले आपको पता करना है। ये चीज़ क्या होगा, ये पूरे वायर की लेंथ, ठीक है, अब ये पूरे वायर की लेंथ और यहाँ से जो पोटेंशियल इसके क्रॉस अप्लाई हुआ वो, मतलब इस वायर के क्रॉस जो पोटेंशियल है वो IR निकलेगा। अगर इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस R है तो I इंटू R, ठीक है, जो इससे करंट आ रही है। इसके बाद क्या हो जाएगा, इंटू K की वैल्यू निकाल लेंगे V/L करके, इसके इस वायर के क्रॉस पोटेंशियल अपॉन लेंथ, ठीक, इसी पे बेस्ड है। अब बेसिकली हम क्या करेंगे, पहले एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे, इसको स्लाइड कराएंगे, जहाँ पे नल पॉइंट मिल जाएगा वहाँ पे रुक जाएंगे, फिर दूसरे से कनेक्ट करेंगे और स्लाइड कराएंगे, जहाँ नल पॉइंट मिलेगा वहाँ रुक जाएंगे। तो E1/E2 बेसिकली आपको डायरेक्ट निकल जाएगा क्या, L1/L2। इस तरह से आपका EMF कंपेयर हो जाएगा। L1 वो नल पॉइंट है जब पहली बैटरी को कनेक्ट करके हमने स्लाइड किया था, E2 वो नल पॉइंट है जब दूसरी बैटरी को कनेक्ट करके किया था। दूसरी चीज़, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जब निकालना होगा तो हम क्या निकाल देंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स, इसको रिप्लेस करके क्या लगा दिया जाएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स। ध्यान रखिएगा सर्किट डायग्राम में, वहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स जब लगा दिया गया तो आपका स्मॉल r हो जाएगा, आपका सीधे आ जाएगा L1/L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R। पहले केस में हम क्या करेंगे, बैटरी से कनेक्ट करेंगे और स्लाइड कराएंगे, वो L1 रीडिंग होगा। दूसरी बार हम दोनों को कनेक्ट कर लेंगे, ध्यान रखना, दूसरी बार क्या करेंगे, हम दोनों को कनेक्ट कर लेंगे, तब हमारा उससे टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा V, ठीक है। उस केस में हम क्या करेंगे, आपको इसमें ऐसे आएगा E इज इक्वल टू K इंटू L1, दोबारा V इज इक्वल टू K इंटू L2, E/V की वैल्यू निकालेंगे, वो आ गया L1/L2, और स्मॉल r होता है आपका E/V माइनस 1 इंटू कैपिटल R, ठीक है। तो E/V की वैल्यू L1/L2 आ जाएगा। पहले केस में क्या करेंगे, फर्स्ट सेल को कनेक्ट करेंगे और स्लाइड कराएंगे, ठीक है। दूसरी बार में हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को भी कनेक्ट कर देंगे तो भी ये टर्मिनल वोल्टेज देने लगेगा और आपका इंटरनल रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा। तो EMF निकालने का फार्मूला ये है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला ये है। ये तो हुई डायरेक्ट फार्मूला की बात। अब इसमें देखिए ध्यान से, कई बार आपको क्वेश्चन में कहेगा कि सारी चीज़ें आपको पता नहीं होंगी, तो उस केस में ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आप K निकालिएगा। अब इसमें देखिए क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन, अगर आपको नल पॉइंट नहीं मिल रहा है, कई बार पूछे कि अगर इसमें नल पॉइंट नहीं मिल रहा तो क्या रीजन हो सकता है। अगर आपने इस बैटरी का पॉजिटिव और इधर का पॉजिटिव एक साथ कनेक्ट नहीं किया, अगर ये आपने उल्टा कनेक्ट कर दिया तब भी आपको नल पॉइंट नहीं मिलेगा, क्योंकि नल पॉइंट तभी मिलेगा जब इसका पोटेंशियल इसको कैंसिल आउट करेगा, ठीक है। तो इसका पॉजिटिव एक साइड होना चाहिए, मतलब आपने कनेक्शन एरर किया है। दूसरी चीज़ क्या है, आपका जो आपने ये E एक्सटर्नल बैटरी लगाई है उसका EMF सबसे ज़्यादा होना चाहिए E1 से एंड E2 से। जो आपने ऑक्सिलरी सर्किट में बैटरी लगाई उसका EMF दोनों सेल के EMF से ज़्यादा होना चाहिए। अगर कम होगा तो आपको नल पॉइंट नहीं मिल पाएगा, ठीक है, समझ गए। अब कई बार कहेगा कि इसमें हाई रेजिस्टेंस लगाने का क्या मतलब है। यहाँ पे कहते हैं कि इस वायर के क्रॉस अगर हम हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं, अगर इस वायर के क्रॉस हाई रेजिस्टेंस लगाएंगे बेटा तो इसके क्रॉस क्या हो जाएगा, करंट कम जाएगी। तो वायर्स के क्रॉस करंट कम जाएगी तो उसके क्रॉस जिस वायर के क्रॉस है वो पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जब पोटेंशियल ड्रॉप घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका इसके क्रॉस K की वैल्यू घटेगी। इससे क्या हो जाएगा, K की वैल्यू घट जाएगी और सेंसिटिविटी घट जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद कहेंगे कि पूछा जाएगा कि आइडियल पोटेंशियोमीटर क्या है। आइडियल पोटेंशियोमीटर क्या है, अगर नल पॉइंट आपका 50 के आसपास मतलब 50% ऑफ द लेंथ ऑफ द वायर के आसपास मिल रहा है तो वो एंड करेक्शन को मिनिमाइज करता है। ऐसे ही मीटर ब्रिज के कंडीशन में हम ऐसा रखेंगे वैल्यूज़ कि हमारा जो नल पॉइंट आए वो आधी लेंथ के आसपास, यानी 50 के आसपास मीटर ब्रिज में, और पोटेंशियोमीटर में जो भी हमारी 400-500 मीटर लेंथ है उसके आधे लेंथ पे अगर आती है तो हमारा क्या होगा, वो सही होगा। तो इन पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। इतने को आप बहुत कायदे से रिवाइज करिएगा, और मैं कुछ प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। इसको आपको रिवाइज करके रखना है। अब इसके बाद मैं कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस आपको बताऊंगा शाम की क्लास में, तब तक के लिए आप जुड़े रहें। और जो अगर आपको किरचॉफ लॉ और मीटर पोटेंशियोमीटर, ठीक है, बैटरी के क्वेश्चंस करने नहीं आते तो आप मेरा पिछला वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।